बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस फॉर ऑल राउंड। तो आज हम जो है अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के नाम से था, सेकेंडली और केमिकल कंपोजिशन पर ही हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास क्या है कि कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। वाटर H2O है, तो H2O में हमारे पास किस तरीके से पाया जाता है, यानी इसके अंदर हाइड्रेटेड कार्बन कैसे होता है कि H2O। अब इसमें क्या होता है 2:1 जो है रेशो होता है इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सेम इसमें जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है, उसके साथ हमारे पास होता है कार्बन, इसलिए हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। जैसे लिखा हुआ है कि इसकी जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, ये MDK 2023 में MCQs पूछा जा चुका है कि हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर के साथ जो वाटर का रेशो सेम उसी रेशो के साथ हमारे पास कार्बन कंटेनिंग है। हमने पहले भी पढ़ा कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जाहिर है कार्बन एक जो है एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे होता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है बायोमॉलिक्यूल में, इसमें कौन से कंसिस्ट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वेयर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेम रेशियो 2:1, जैसे हमने पहले भी पढ़ा 2:1 इज प्रेजेंट इन वाटर। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2nOn, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने ऑक्सीजन हुए तो उसके डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। जैसे वाटर में हम कहते हैं 1 ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन है, इट मीन्स इसके 1 के डबल हो गया 2। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास इधर हमारे पास आ गया C4, तो 4 इधर आ गया, 4 × 2 हमारे पास 8 हो गया, C4H8O4, इस तरीके से फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये बात समझ आई। यानी यहाँ पे N का मतलब है नंबर ऑफ जितने कार्बन होंगे उतने ऑक्सीजन होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हाइड्रोजन के नंबर होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेयर इज N इज द होल नंबर एंड द IUPAC कार्बोहाइड्रेट आर IUPAC नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें क्या होता है, यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, इसलिए कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग है, तभी हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद कार्बोनाइल में से हमारे पास एल्डिहाइड्स भी आ जाते हैं, कीटोन्स भी आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हम इसके मेन सोर्स पे आते हैं। तो मेन सोर्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है प्लांट्स में से ये सिंथेसाइज होता है, और उसके बाद ये प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलते हैं तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस, यानी लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, तभी हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेटिक होते हैं वो। उसके बाद इनमें से इसी कार्बोहाइड्रेट में से क्या प्रोड्यूस होता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया तो अब कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा हमारे पास जो है डिफरेंट कंपाउंड्स में, फिर हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे। इसके टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट इसका स्वीट टेस्ट है, और उसके बाद ये जो है हमारे पास स्केरम कहलाता है या सेक्राइड कहलाता है। सेक्राइड और स्केरम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, शुगर से, सेक्रम सेक्राइड ये शुगर को ही कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट अबंडेंटली किस में मिलता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स लाइक सेल्यूलोज और सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और उसके बाद स्टार्च स्टोर इन द क्रियल ग्रेन्स और टर्बर्स, शुगर केन, और उसके बाद ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बोथ में रोल प्ले करता है। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर में भी, स्ट्रक्चर जो है प्लांट्स की या एनिमल्स की बात करें तो बढ़ाता है। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे आए कार्बोहाइड्रेट की, तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इसके सेक्राइड्स होते हैं, तो सेक्राइड्स जो है 3 सेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की बात की जाए तो मोनो मीन्स होता है 1, सेक्राइड मीन्स होता है शुगर, तो इसमें जो सिंपलेस्ट ग्रुप है वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स है। यानी इसको हम क्या कहते हैं कि नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही यूनिट से बना हुआ होता है, तभी इसे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है उसे जो है ब्रेक करना, उसे तोड़ना। किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन, वाटर की हेल्प से इसे ब्रेक करना। तो ज़ाहिर सिंपल है, तो इसे हम क्या अभी ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एम्पेरिकल फार्मूला इसका होगा CnH2nOn। सेम ही बात की इसमें राइबोज और फ्रक्टोज ये दोनों आ जाते हैं मोनोसेक्राइड्स में से। आई थिंक सो ये भी क्वेश्चन MDK में पूछा जा चुका है कि इनमें से ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, इनमें से कोई आया था कि ये हमारे पास बताएं। आई थिंक सो कि ट्रायोज या टेट्रोज का क्वेश्चन था कि आ चुका है क्वेश्चन MDK में भी। ये
रेट्रोज है या ट्रायोज है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद ये है कि हमारे पास इसकी टेस्ट जो है स्वीट है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद ये जो है वाटर में सॉल्युबल होता है और इसके लास्ट में सफिक्स OSE लगाते हैं, यानी जैसे हम कहते हैं ग्लाइस्ट्रोज और एथ्रोस और इसके बाद राइबोज OS, देखेंगे OSE लगा हुआ है लास्ट में, सबके लास्ट में गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे आ जाते हैं हमारे पास। अब हम आते हैं कि ग्लाइस्ट्रोल्स और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन्स जो इम्पोर्टेंट ट्रायोज हैं। अब ये प्रोड्यूस होते हैं किसमें, रेस्पायरेशन में। और उसके बाद ट्रायोज जो है रेयर पाया जाता है नेचर में, यानी बहुत कम पाया जाता है। और ये हमारे पास बैक्टीरिया में जो है पेंटोज शुगर की फॉर्म में पाया, बेस जो इसका स्केलेटन होता है वो पेंटोज शुगर का होता है। और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का। और हेक्सोज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर क्यों है। उसके बाद हमारे पास जो है ग्लूकोज आ जाता है, वो रिपाइन फ्रूट में होता है। रिपाइन फ्रूट एक होते हैं हमारे पास वो फ्रूट्स जो कि एक हमारे पास आ जाता है कि वो फ्रूट्स होते हैं जो रॉ फ्रूट्स होते हैं, यानी कच्चे जो। उसके बाद राइप फ्रूट वो होते हैं जो कि हमारे पास पक जाते हैं फ्रूट्स, उसे राइप फ्रूट कहा जाता है, तो उसमें पाया जाता है। प्लस में हमारे पास स्वीट कॉर्न में पाया जाता है। और उसके बाद हमारे पास हनी में भी पाया जाता है, क्योंकि ये स्वीट टेस्ट है, यानी ये कह सकते हैं हम जो ज़्यादा स्वीट है वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, मोनोसेक्राइड में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट में। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये सारे पॉलीसेक्राइड में जो है कंबाइंड स्टेट में, जैसे मोनोसेक्राइड्स मिलके हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, जैसे मोनोमर्स हमने कहा कि मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं, मोनोसेक्राइड्स मिलके पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। फ्रक्टोज हमारे पास हेक्सोज है जो कि फ्रूट में पाया जाता है। और उसके बाद हमारे पास ये है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जैसे इसकी स्ट्रक्चर राइबोज की दी गई है, ग्लूकोज की दी गई है। और इसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास ग्लूकोज की दी गई है स्ट्रक्चर। अब हमारे पास है हेक्सोज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसे हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स होता है, जैसे इधर हमारे पास लिखा हुआ है बुक में कि आइसोमर्स है। ये आइसोमर्स किसे कहते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, इसका भी देखेंगे, तो ये जो दोनों हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके सेम है, यानी इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे और उसके बाद सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स होंगे। और अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की, तो इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास कहलाते हैं आइसोमर्स। उसके बाद अगर हम आते हैं कि जो है ओलिगोसेक्राइड पे, ओलिगोसेक्राइड अब हमारे पास क्या है, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। अब इसमें 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं, 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे। और ये कंपेरेटिवली जो हमारे पास अगर बात करें मोनोसेक्राइड से, तो इससे लेस स्वीट होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मोनोसेक्राइड की, तो मोनो से ये लेस नहीं होते, इससे पोली से लेस नहीं होते, क्योंकि जैसे हम मोनो से जाएंगे तो मोनो जो है बहुत ज़्यादा स्वीट है। अगर हम बात कर रहे हैं मोनो के बाद ओलिगो की, तो ओलिगो जो है हमारे पास क्या है, लेस स्वीट है। उसके बाद अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात की जा रही है, तो पॉलीसेक्राइड बहुत ज़्यादा लेस स्वीट है इस ओलिगोसेक्राइड से भी। अब उसके बाद ये लेस सॉल्युबल है वाटर में और इसे हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज करने पे हमारे पास 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स देगा, सेम ही बात। और इसमें जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जो ज्वाइन होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होते हैं। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनती है, जैसे ये दिया गया है, ये है ऑक्सीजन और इसका जो ये वाला यहाँ पे कार्बन मौजूद है, क्योंकि ये जो लाइंस दी गई हैं इन पॉइंट्स पे हमारे पास कार्बन मौजूद है। ये कार्बन, इधर भी कार्बन, इन कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। कार्बन और ऑक्सीजन की जो लिंकेज है हम उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कभी कभार ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में बनती है, तो अगर इधर कार्बन हो, इधर कार्बन, बीच में ऑक्सीजन हो, तो इधर हमारे पास कौन सी लिंकेज बनेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि डाइसेक्राइड्स की, डाइसेक्राइड्स रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी होती हैं। अब हमारे पास क्या है कि इसमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटो ग्रुप भी आ जाते हैं। और एग्जांपल्स जैसे माल्टोज, लैक्टोज और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है हमारे पास वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन को गेन करना और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना या प्रोटॉन्स को लूज़ करना। अब हमारे पास इसमें क्या है कि इसका रीज़न ये है कि इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं होता। नॉन रिड्यूसिंग में एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं होता, एब्सेंट होता है, और रिड्यूसिंग में एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब लिविंग
ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, स्पेशली प्लांट्स में से ये जो शुगर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है सक्रोज में से। सक्रोज किस में होता है? लीफ में, और सिंक यानी फ्रूट में होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये टिश्यू नॉन रिड्यूसिंग, ये टिश्यूज़ की तरफ जाती है कि इसकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर की फॉर्म में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करता है। और उसके बाद जो है सक्रोज जो है हमारे पास क्या है? इज़ द शुगर विच इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग, जैसे हम पहले भी पढ़ के आए हैं माल्टोज लैक्टोज, ये हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। और नॉन रिड्यूसिंग में हमारे पास सक्रोज और रेफिनोज आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ट्रांसपोर्ट में ये ऑक्सीडाइज नहीं होती, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज नहीं होती उन्हें हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग, तभी इसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। अब हम आते हैं पॉलीसेक्राइड्स पे। पॉलीसेक्राइड्स से हमारे पास क्या है? पॉली मीन से मेनी, सेक्राइड्स मीन से ये शुगर, यानी मेनी शुगर के यूनिट्स जो है मोनोसेक्राइड्स मिलके हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स जो है हमारे पास क्या है? हाई मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट है। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोलाइसिस पे हमारे पास मोनोसेक्राइड्स देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि हाइड्रोलाइसिस कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर्स जो है वो मोनोमर्स में टूट जाएं। तो ये मोनोमर्स मोनोसेक्राइड्स हैं, पॉलीमर्स जो है इसके पॉलीसेक्राइड्स हैं। अब हमारे पास ये बनते कैसे हैं? क्योंकि जब मोनोसेक्राइड्स मिलके पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं? कंडेंसेशन के प्रोसेस से। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो पीछे हमारी एक वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप कंडेंसेशन और कार्बोहाइड्रेट के, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सेल के जो लेक्चर के नाम से जो लेक्चर है उसमें ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है। अब हमारे पास आता है कि इसमें मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं? हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो स्टार्च ग्लाइकोजन और सेलुलोज और काइटिन बनाते हैं। अब हम आते हैं स्टार्च पे। तो स्टार्च हमारे पास क्या है कि स्टार्च जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अबंडेंट है किसके लिहाज से? फूड मटेरियल, जो कि हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि हमारे पास ट्रील्स, लिग्यूम्स, ट्यूबर्स, जो जिसे हम कहते हैं कि जैसे आलू, चने, अनाज, इनमें पाया जाता है, और जो भी अदर वेजिटेबल्स है उनमें पाया जाता है। अब हमारे पास ये प्लांट्स में किस जगह पे स्टोर होता है? ये स्टोर होता है रूट्स में, स्टेम में, सीड्स में। और इसका मतलब अब ये है कि आगे क्या है लिखा हुआ है हमारे पास कि इसमें जो यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के किसके थ्रू ज्वाइंट होते हैं? अमाइलोज चेन के थ्रू। अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन दो चेन होती हैं, एक ब्रांच चेन होती है जिसे अमाइलोज पेक्टिन कहा जाता है, और अमाइलोज जो है हमारे पास वो एक स्ट्रेट चेन होती है। अब हमारे पास क्या है कि ये जो है जो इनसॉल्युबल है हमारे पास, जिसकी अगर हम अमाइलोज की बात करें, अमाइलोज जो है सॉल्युबल है हॉट में, जो कि स्ट्रेट है, और उसके बाद जो ब्रांच्ड है वो हमारे पास इनसॉल्युबल है हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में। और हमारे पास ये जो स्टार्च है, अगर हम आयोडीन टेस्ट के साथ स्टार्च को मिलाते हैं तो ये स्टार्च हमारे पास देता है हमें ब्लू कलर। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है, स्टार्च ब्लू कलर देता है, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है, और जैसे कि हमारे पास सेल्यूलोज है वो कोई कलर नहीं देता। अगर हम अब बात करते हैं कि ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन हमारे पास इसे हम कहते हैं ये स्टार्च जो है ना वो प्लांट्स का है, यानी प्लांट्स में स्टोर्ड अमाउंट में पाया जाता है। और ये जो है ना ग्लाइकोजन इसे कहते हैं एनिमल का स्टार्च है हमारे पास, क्योंकि एनिमल्स में हमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हमारे पास ये क्या है? पॉलीमर है ग्लूकोज का, ग्लूकोज मिलकर हमारे पास ग्लाइकोजन बनाते हैं। ये सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे स्टार्च की स्ट्रक्चर, लेकिन ये किस में फाउंड होता है? एनिमल्स में, एनिमल्स में पाया जाता है। कॉमनली हम इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब हमारे पास क्या है कि मेनली हमारे पास बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है, और अबंडेंटली हमारे पास लिवर में भी पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो है हमारे पास लिवर में, ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि लिवर में भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये किस में पाया जाता है, कौन से ऑर्गन में पाया जाता है एनिमल्स के, तो वो हमारे पास आंसर होगा लिवर में। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि मसल्स में भी पाया जाता है, और उसके बाद ये जो है हमारे पास रेड कलर देता है आयोडीन टेस्ट के साथ। लिंकेज को समझने की कोशिश करते हैं कि अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन में कौन सा डिफरेंस, इनमें लिंकेज कौन सी पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं अमाइलोज की सबसे पहले। तो ये क्या है? हमारे पास अमाइलोज की स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें लिंकेज कौन सी पाई जाती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। अब ग्लाइकोसिडिक में इसमें कौन सी लिंकेज होती है? एक होती है अल्फा 1,4 लिंकेज, एक होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे अल्फा 1,4 क्या है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच हो। तो ये जो कार्बन है हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन जैसे हम बात कर रहे हैं, ये कार्बन की, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी जो पॉइंट्स दिए गए हैं इधर हमारे पास कार्बन मौजूद है। कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, तो हम इसे कहते हैं ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ अगर हमारे पास ऑक्सीजन अटैच है, इधर भी 1 जो है 4 जो है कार्बन नंबर 4 है, इधर 4 कार्बन है, 1 2 इधर 1 2 3 4 कार्बन, इधर 1 कार्बन,
तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। सेम इधर जैसे बात की जा रही है 1 कार्बन है और इधर 4 कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है 1 वाला, अल्फा 1 4, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज पाई जाती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमारे पास क्या बन गया, अमाइलोज बन गया। अगर हम बात कर रहे हैं अमाइलोस्पेक्टिन की, तो अमाइलोस्पेक्टिन में हमारे पास क्या बनता है, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक जो है लिंकेज बनती है एट अ ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट ये है ब्रांच पॉइंट। अब इसमें जो लिंकेज बनेगी, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज बनेगी 1,6 की, उसे हम कहते हैं, ये लिंकेज हमारे पास है अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा का मतलब होता है, जैसे कि अल्फा मतलब हमने पढ़ा वो कार्बन जिस पे जो है डायरेक्टली अटैच हो हाइड्रोजन, तो 1 और 6 हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी अमाइलोस्पेक्टिन में। अब हमारे पास अगर हम आते हैं अपने टॉपिक सेलुलोज पे, तो सेलुलोज हमारे पास क्या है, सेलुलोज जो है, जो भी हमारे पास सेलुलोज में एक एंजाइम आ जाता है सेलुलेज। सेलुलेज का मतलब होता है कि ये जो है लेज ए आ जाए तो एंजाइम में ओ आ जाए तो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हमने पहले भी पढ़ा था। अब हमारे पास क्या है कि जो हार्बीवर्स जो भी होते हैं, हार्बीवर्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि हम जो फीड करते हैं किस पे, जो हमारे पास प्लांट्स हो उन पे फीड करते हैं, जो कि प्लांट्स को एज अ फूड मटेरियल यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं हार्बीवर्स। हार्बीवर्स में होता है सेलुलेज एंजाइम जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अब हमारे पास ये क्या है कि ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, मोस्ट अबंडेंटली कार्बोहाइड्रेट नेचर में पाया जाता है, हाईली सोल्यूबल है वाटर के साथ, और इसके बाद ये डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमन बीइंग में। तो सेलुलोज ग्लूकोज के यूनिट्स जो है स्ट्रेट चेन में होते हैं, और कोई भी ब्रांच चेन का इधर प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद ये है कि ये जो स्ट्रेट चेन है वो हमारे पास स्पायरली क्वाइल्ड होती है और कंडेंस हो जाती है किसमें, ट्यूब्स में। अब ये जो ट्यूब्स हैं हमारे पास सेलुलोज के, वो क्या बनाते हैं, सेल वॉल बनाते हैं प्लांट्स की। पहले भी हमने पढ़ा कि ये जो सेलुलोज है हमारे पास क्या करता है, कोई कलर नहीं देता। जैसे हमने क्या पढ़ा, स्टार्च हमारे पास ब्लू कलर देता है, ग्लाइकोजन हमारे पास रेड कलर देता है, सेलुलोज हमारे पास कोई कलर नहीं देता। और स्टार्च जो है हमारे पास लिवर और मसल्स में पाया जाता है, रेड कलर देता है, और ग्लाइकोजन। और जो स्टार्च है वो प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि रूट्स में, स्टेम्स में और सीड्स में पाया जाता है, जो कि ब्लू कलर देता है। सेलुलोज कोई कलर नहीं देता। और ये जो सेलुलोज है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे हम आगे इसकी सेल वाले चैप्टर में फर्दर स्टडी करेंगे सेलुलोज की। अब हम आते हैं काइटिन पे, जैसे काइटिन भी कहा जाता है, और जो है फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत है, यानी कोई इसे काइटिन पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, तो हम इसे काइटिन पढ़ते हैं। तो जो है हमारे पास फंगल सेलुलोज है, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कार्बन है एसेंशियल मौजूद है, और उसके बाद जो है ये लॉन्ग चेन है नॉर्मल एसिटाइल ग्लाइसोअमाइन की, और अमाइड डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। अब हमारे पास क्या है कि ये जो है स्ट्रक्चर में सिमिलर किसके होता है, सेलुलोज के होता है। क्रिस्टलाइन नैनोफाइबर्स बनाते हैं, और उसके बाद इसमें फंक्शनली ये कंपेरेबल होता है केराटिन एंड प्रोटीन। केराटिन एंड प्रोटीन का काम क्या होता है, हेयर्स और नेल्स को ग्रो करवाना केराटिन एंड प्रोटीन्स का काम होता है। अब ये जो काइटिन है मॉडिफाइड हो जाता है पॉलीसेक्राइड्स में, जिसमें नाइट्रोजन होते हैं, और जो है जो क्या करता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने पहले भी पढ़ा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी होता है हमारे पास, ये नाइट्रोजन इधर दिया गया है, तो वो हाइड्रोजन के साथ जब मिलेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब ये क्या है हमारे पास, ये इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, यानी इसे क्या करती है, एक मजबूत सहारा प्रोवाइड करती है, एक मजबूत करती है इस बॉन्ड को। और उसके बाद क्या है कि इट इज़ द प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म ऑफ काइटिन ट्रांसलेट्स। और उसके बाद ये है कि क्वाइट टफ मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, यानी ये क्या है कि हमारे पास टफ स्ट्रक्चर बनती है किसी आर्थ्रोपोड में। ठीक है, जो भी आर्थ्रोपोड्स है हमारे पास, आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है जो कि हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा का जो स्केलेटन हमारे पास होता है वो बना होता है हमारे पास काइटिन का या फंगल सेलुलोज का। ये क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि आर्थ्रोपोड्स का जो हमारे पास स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, आर्थ्रोपोड का स्केलेटन हमारे पास इसी काइटिन का बना हुआ है। और उसके बाद अगर हम मोलस्का की बात करें तो मोलस्का का जो है हमारे पास किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, जो इधर हमारे पास ये भी पॉइंट मेंशन है कि जो है बट मोस्टली फाउंड इन मॉडिफाइड फॉर्म इज अ प्रोटीनियस मैट्रिक्स फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट जो है इसका एक्सोस्केलेटन बनाता है काइटिन। और उसके बाद ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है हमारे पास मोलस्का बनाता है। और उसके बाद जो है ये मटेरियल हार्डर हो जाता है, तो जब जैसे ही हार्ड होगा, टिफ होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्योर जो है काइटिन बनेगी, जिसे हम कहते हैं फंगल सेलुलोज।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक